वेलकम बैक टू साइंस ऑनलाइन क्लास। हाउ आर यू ऑल बेटा, कैसे हैं आप सभी? योर आंसर विल बी वेरी वेरी फाइन. ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. इट्स वेरी गुड दैट यू ऑल आर फाइन. Take precautions while going outside, as you all are knowing that corona is spreading, okay, in our area. तो थोड़ी सी सावधानी रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना. थोड़ी सी सावधानी रख के काम करिए आप. एंड सेकंड थिंग, only one lecture is remained. Okay, all the question answers, all the objectives I have finished for you. Only NCERT textbook exercise is remained. और उसमें भी क्या बाकी है बेटा? ओनली द क्वेश्चन आंसर्स. केवल क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के बाकी हैं. लेट मी शो यू. लुक हियर, ओनली 4 क्वेश्चन आंसर्स आर देयर. यू कैन सी इन द बुक. फर्स्ट आई विल शो यू. देखो क्वेश्चन आंसर अपन काउंट करते हैं. पहला क्वेश्चन है ये, सिमिलरिटी और डिफरेंस बताना. सेकेंड क्वेश्चन, 2 एग्जाम्पल्स. सेकेंड क्वेश्चन यू कैन सी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द कंडक्टर एंड इंसुलेटर. सो 2 आप क्वेश्चंस गिनिए बेटा, है ना. क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस व्हाई वियरिंग द मोर लेयर ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग द विंटर कीप्स अस वार्मर. ये हो गया थर्ड क्वेश्चन. एंड आफ्टर दैट व्हेन यू विल टर्न द पेज, सो यू विल सी दिस 7th क्वेश्चन. सो दिस देयर आर ओनली 4 क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, ये एनसीईआरटी का जो दिया है इसमें आपको कितना आश्चर्य होगा. एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड टू नो दैट only 4 question answers are there in the NCERT column and our syllabus is NCERT. मतलब आप ये समझिए, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ. जो भी बच्चे हैं, NCERT की जो बुक्स चल रही है और जितने भी CBSE या डिफरेंट मीडियम्स में जो स्कूल चल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें देखो उनको केवल 4 क्वेश्चन आंसर्स ही याद करने पड़ेंगे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं ये एक्सरसाइज छोड़ता, है ना, हम लोग लीव करके आगे बढ़ जाते, क्योंकि हमारा सिलेबस एनसीईआरटी है, उसके हिसाब से अगर इस क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाता, सो व्हाट विल हैपन, यू विल सफर, है ना. एटलीस्ट इतने क्वेश्चन आंसर्स की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए. जब इतने सारे डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग पढ़ते हैं, आफ्टर दैट वी क्लियर आर कॉन्सेप्ट्स, है ना. हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते हैं. और जब इतना, है ना, और एक लर्निंग प्रैक्टिस बनती है बेटा, क्योंकि व्हेन यू विल गो इन द हायर क्लासेस, नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड एग्जाम होगा, तो आपको एक प्रैक्टिस रहेगी अलग अलग क्वेश्चन को फेस करने की. इसलिए इस एक्सरसाइज को तो बिल्कुल छोड़ नहीं सकते जो बाद में दी गई है ना. अब राइट नाउ सी एनसीईआरटी में देखते हैं क्या है. एंड वेरी इजियर काइंड ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर. यू विल सी. देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, आई हैव रिटन हियर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज. और सेम लाइक दैट व्हेन एवर यू आर मेंटेनिंग द कॉपी ऑल्सो, जब आप कॉपी मेंटेन भी कर रहे हैं तो भी व्हाट शुड यू डू, आपको भी इसी तरीके से काम करना है. ठीक है, आपको भी इसी तरीके से काम करना है. आप इस तरीके से मेंशन करिए पहले, एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. स्टेट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन बिटवीन द लैबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर. 2 प्रकार के थर्मामीटर्स अपने पास हैं, लैबोरेटरी फर्स्ट एंड सेकेंड इज द क्लिनिकल. और दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, है ना. इट मे बी आस्क्ड. सो लुक हियर, फर्स्ट इज द लैबोरेटरी थर्मामीटर, सेकेंड इज द क्लिनिकल थर्मामीटर. अब राइट नाउ आई एम रीडिंग इट. द रेंज ऑफ द लैबोरेटरी थर्मामीटर इज -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड. द रेंज ऑफ द लैबोरेटरी थर्मामीटर, पहले तो आप रेंज बता दीजिए दोनों की, है ना. लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज कहां से कहां तक होता है? -10 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड. और सेकंड क्लिनिकल के बारे में बात करते हैं. द रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 43 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका रेंज केवल 35 से लेकर के 43 तक ही होता है, बिकॉज इट इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि केवल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के काम में आता है ना. दूसरा आप यूज बताते हैं. It is used to measure the temperature of the different objects. लेबोरेटरी जो थर्मामीटर है बेटा, उसका इस्तेमाल यूज किस तरीके से होता है? It is used to measure the temperature of the different objects. अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को मेजर करने के काम में ये आता है. और इसका देखिए आप क्लिनिकल थर्मामीटर का, It is used to measure the temperature of the human body. It is used to measure the
टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसका यूज जो है केवल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के काम में आता है। तो पहला तो अपन ने रेंज बताया, रेंज के टर्म्स में। सेकेंड में अपन ने बात करी दोनों के यूज के बारे में, इसका यूज क्या है, उसका यूज क्या है। थर्ड देखो साइज, इट्स साइज इज लॉन्गर। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसका जो साइज होता है बेटा, इट इज लॉन्गर, बड़ा होता है या उसकी लेंथ ज्यादा होती है ना। और इट्स साइज मतलब क्लिनिकल थर्मामीटर, इट्स साइज इज शॉर्टर, है ना। इट्स साइज इज शॉर्टर, इसका साइज जो होता है वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है। या ये बोल सकते हैं कि इसकी लेंथ कम होती है ना। सो ये हो गया फोर्थ। इट हैज अ स्ट्रेट कैपिलरी ट्यूब, इट हैज अ स्ट्रेट कैपिलरी ट्यूब। इसका जो कैपिलरी ट्यूब होता है जिसके अंदर जो मर्क्यूरी का कॉलम होता है, मर्क्यूरी लिक्विड जिसके अंदर भरा होता है, वो ऊपर नीचे जाता है बेटा, ठीक है। वो राइज अप होता है, या तो उसका लेवल ऊपर जाता है या तो उसका लेवल नीचे जाता है। और ऐसा इसलिए होता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका लेवल ऊपर नीचे नीचे ऊपर होता है। सो इट हैज अ स्ट्रेट कैपिलरी ट्यूब। लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर जो कैपिलरी ट्यूब होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है ना, बिल्कुल सीधा। नेक्स्ट इसके बारे में क्या बात करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। इट्स कैपिलरी ट्यूब इज अटैच्ड विथ किंक, इट्स कैपिलरी ट्यूब इज अटैच्ड विथ किंक। लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर का जो कैपिलरी ट्यूब होता है, इट इज अटैच्ड विथ किंक, ये किंक से जुड़ा होता है। व्हाट डू यू मीन बाय किंक? किंक क्या होता है बेटा? किंक मतलब स्पीड ब्रेकर जैसा, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाता है, वो बीच से थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। क्यों मुड़ा हुआ होता है? टू प्रिवेंट द रिवर्स फ्लो ऑफ मर्क्यूरी आफ्टर टेकिंग द मेजरमेंट, ठीक है। हम कभी भी जब मेजरमेंट लेते हैं तो वो मर्क्यूरी के रिवर्स फ्लो को प्रिवेंट करता है, रोकने का काम करता है, ठीक है। आगे नंबर 5, while taking reading the bulb should remain in contact with the object। लेबोरेटरी थर्मामीटर के केस में क्या होता है, while taking the reading, जब भी हम लोग रीडिंग ले रहे हों, जब भी हम लोग मेजरमेंट ले रहे हों, उस टाइम पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, द बल्ब शुड रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। जो ग्लास का बल्ब होता है ना, ठीक है, सो द ग्लास बल्ब शुड रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। जो ग्लास बल्ब है उसका उस ऑब्जेक्ट के संपर्क में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ग्लास बल्ब होता है उस ऑब्जेक्ट को, मतलब शॉर्टकट में आप ये समझिए कि लेबोरेटरी थर्मामीटर में जब रीडिंग लेते हैं उस टाइम पर भी जो थर्मामीटर होता है वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में बना रहता है। हम लोग उसको उससे रिमूव नहीं करते हैं, उससे अलग नहीं करते हैं। लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर के केस में आपको पता है कि जब भी डॉक्टर थोड़े समय के लिए, है ना, अंडर योर टंग, आपके जीभ के अंदर उसको रखते हैं, किसको, क्लिनिकल थर्मामीटर को। एंड आफ्टर दैट दे रिमूव द थर्मामीटर फ्रॉम योर माउथ से उसको बाहर निकाला जाता है। एंड आफ्टर दैट दे रीड द मेजरमेंट, उसके बाद वो मेजरमेंट को रीड करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस था यहाँ पे। सो ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कांटेक्ट होना जरूरी है ऑब्जेक्ट के साथ। जिस भी ऑब्जेक्ट का आप मेजरमेंट लेने वाले हैं उसके साथ लेबोरेटरी थर्मामीटर जुड़ा हुआ होता है, कांटेक्ट में होता है। उसका जो ग्लास बल्ब होता है उसका उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होना जरूरी है। नेक्स्ट क्लिनिकल थर्मामीटर के केस में पढ़ते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी बल्ब शुड रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। इट इज नॉट नेसेसरी बल्ब शुड रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। क्लिनिकल थर्मामीटर के केस में ये कोई नेसेसरी नहीं है कि ग्लास बल्ब का कॉन्टेक्ट बना हो, किसके साथ बेटा, ऑब्जेक्ट के साथ। वी टेक रीडिंग आफ्टर रिमूविंग इट फ्रॉम द बॉडी, वी कैन टेक रीडिंग आफ्टर रिमूविंग इट फ्रॉम द बॉडी और फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। रीडिंग हम लोग रिमूव करके भी बाद में ले सकते हैं, ठीक है। वी कैन टेक रीडिंग, हम लोग रीडिंग ले सकते हैं आफ्टर रिमूविंग इट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से इसका कॉन्टेक्ट हटा करके, इसका संपर्क हटा करके भी रीडिंग लिया जा सकता है। सो दिस वॉज द 5 डिफरेंसेस, ठीक है। 5 डिफरेंसेस आपको बहुत अच्छे से लिखना होगा, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लुक हियर, वेट, yes, second question you can see, give the 2 examples each of conductors and insulators of heat। give the 2 examples each of conductors and insulators of heat। मतलब कंडक्टर्स जो होते हैं ना
जो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से फ्लो कराते हैं, और एक इंसुलेटर होता है विच डज नॉट अलाउ द हीट टू फ्लो थ्रू देम और विच डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, है ना। तो जो हीट और हीट को, स्पेशली चैप्टर तो हीट के बारे में है, अभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात नहीं करते हैं, तो जो हीट को अलाउ करते हैं दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स, और जो हीट को प्रिवेंट करते हैं डज नॉट अलाउ टू फ्लो दे आर नोन एज द इंसुलेटर्स। तो एग्जाम्पल्स लिखने थे 2, लेकिन देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर्स, कंडक्टर का एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है, यू कैन रिमेंबर ऑल द मेटल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स। जितने भी मेटल्स होते हैं सभी कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब देखो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, जिंक, मैंने 4 लिखे हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, चारों आप याद रखिए। इसके अलावा भी बहुत सारे मेटल्स हैं बेटा, कोबाल्ट, जिंक, हाँ, व्हेन यू गो टू द हायर क्लास यू विल रीड सो मेनी। नेक्स्ट आते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर के 4 बेस्ट एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। पहला तो होता है प्लास्टिक, है ना, दैट्स व्हाई यू कैन सी द आउटर कवरिंग ऑफ द वायर, इट इज मेड बाय द प्लास्टिक। जो वायर का आउटर कवरिंग होता है वो प्लास्टिक से इसीलिए तो बना होता है बिकॉज इट वर्क्स एज अ इंसुलेटर। सेकेंड देखो, वुड, है ना, वुड आर यूज्ड टू मेक द हैंडल्स ऑफ द यूटेंसिल्स। आपने देखा होगा ऑल द यूटेंसिल्स हैंडल इट इज मेड बाय द वुडन पीस। वुड लकड़ी के मटेरियल से वो इसलिए बना होता है बिकॉज दे डज नॉट अलाउ हीट टू फ्लो, क्योंकि ये हीट के फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं। थर्ड देखो, ग्लास, है ना, ग्लास इज ऑल्सो अ इंसुलेटर। इसके बाद रबर इज ऑल्सो अ इंसुलेटर। और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एयर इज ऑल्सो अ इंसुलेटर। आपने देखा होगा एयर एक इंसुलेटर की भूमिका में होता है, एंड दैट्स वाई वी वियर स्वेटर ड्यूरिंग द विंटर सीजन। एयर के कितने सारे हम लोगों ने एप्लीकेशंस देखे हैं जहाँ पे वो इंसुलेटर की भूमिका में होता है, एंड इट प्रिवेंट, है ना, द हीट ट्रांसफर फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड और ऑल्सो फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड, दैट वी हैव सीन इन केस ऑफ द मड हाउसेस के केस में इसको देखा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए, डिस्कस वाई वीरिंग डिस्कस करना है वाई वीरिंग मतलब पहनना, मोर लेयर्स ऑफ द क्लॉथिंग ड्यूरिंग द विंटर। मतलब जनरली आपने देखा होगा विंटर सीजन में हम लोग बहुत सारे पहनते हैं, है ना। हम लोग पहले इनर पहन लेते हैं, फिर उसके ऊपर शर्ट पहन लेते हैं, फिर इनर, टी शर्ट, शर्ट, मतलब बहुत सारी लेयर बाई लेयर बहुत सारे क्लॉथ्स को पहनते हैं। और ज्यादा ठंड लगती है तो ऊपर से स्वेटर पहन लेते हैं, स्वेटर के ऊपर हम लोग जर्किन पहन लेते हैं। मतलब बहुत सारे लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग का यूज किया जाता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन। विंटर सीजन में हम लोग बहुत सारे एक के बाद एक कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और जनरली इनर, है ना, सबसे पहले हम लोग कपड़ों के अंदर इनर पहनते हैं, ये आपने देखा होगा। सो यही बात पूछी गई है, डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ द क्लॉथिंग ड्यूरिंग द विंटर सीजन कीप्स अस वार्मर। मतलब जब बहुत सारे हम लोग लेयर पहनते हैं क्लॉथ्स के, सो इट कीप्स अस वार्मर, वो हमको गर्म रखता है, देन वेयरिंग द जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग। क्वेश्चन को अब समझ गए होगे आप कि एक मोटा कपड़ा पहनने के बजाय हम लोग बहुत सारे लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग पहनने पे जोर देते हैं और उससे हमको ज्यादा गर्मी लगती है, उससे हमारी बॉडी ज्यादा वार्म होती है, ठीक है। एक मोटा कपड़ा पहनने के बजाय हम लोग पतले कपड़े पहनेंगे और एक के बाद एक बहुत सारे पहनेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? बहुत सिंपल सा आंसर है, देखो आप। वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग कंटेन्स स्पेस। वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लॉथिंग कंटेन्स स्पेस। समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग बहुत सारे कपड़ों के लेयर को पहनते हैं, सो इट कंटेन्स द स्पेस, तो उन कपड़ों के लेयर के बीच में स्पेस होती है, खाली जगह होती है, इन विच एयर इज फिल्ड, और उन्हीं स्पेस के बीच में एयर भरा होता है, ठीक है। जब हम लोग एक के बाद एक बहुत सारे लेयर्स पहनते हैं कपड़ों के, सो देयर इज अ स्पेस इन बिटवीन द लेयर्स के बीच में स्पेस होता है, एंड इन विच द एयर इज फिल्ड, उसके बीच में कुछ नहीं होता, वहां पे एयर भरा होता है। एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और यू में से एयर इज अ गुड इंसुलेटर ऑफ हीट। एयर जो होता है वो हीट का बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है या बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। एंड डज नॉट अलाउ हीट टू फ्लो आउटवर्ड्स, डज नॉट अलाउ, और ये बिल्कुल अलाउ नहीं करता है हीट टू फ्लो आउटवर्ड्स,
हीट को बाहर की तरफ फ्लो होना, डज नॉट अलाउ हीट टू फ्लो आउटवर्ड्स, ये हीट को बाहर की तरफ फ्लो करना अलाउ नहीं करता है फ्रॉम आर बॉडी, हमारे बॉडी में से. सो दैट वॉज द रीजन. ठीक है. सो wearing more layers keep us warmer, है ना. सो wearing more layers keep us warmer, और इसलिए जब हम लोग बहुत सारे लेयर्स पहनते हैं कपड़ों के, सो इट कीप्स अस वार्मर, ये हमको ज्यादा से ज्यादा गर्म रखता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 7th, ये लास्ट है. इन प्लेसेस ऑफ द हॉट क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट मतलब गर्म स्थान, या क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु, तो ऐसा प्लेसेस जहां की क्लाइमेट बहुत ज्यादा हॉट है, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ राजस्थान. ठीक है. राजस्थान में जैसे कि उधर ऊपर जाएंगे, सो यू विल सी क्या आता है, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सब रेगिस्तान वाले इलाके हैं ना, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा हॉट होता है. सो इन प्लेसेस ऑफ द हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट, ठीक है, जहां का क्लाइमेट बहुत ज्यादा हॉट है वहां पे क्या एडवाइस दी जाती है, दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड व्हाइट. आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस, जो हाउस के बाहर वाली दीवार होती है, इट शुड बी पेंटेड विथ व्हाइट कलर, उसको व्हाइट कलर से पेंट करना चाहिए. और ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन. कई बार व्हाइट क्लॉथ्स का केस होता है कि समर सीजन में अपने को सफेद रंग के कपड़े क्यों पहनने चाहिए, तो व्हाइट के पीछे वही रीजन है, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है और अंदर के हीट को, बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर की भूमिका में होता है व्हाइट कलर, और ये हीट को ऑब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं करता है, बल्कि मोर सोलर रेडिएशन को क्या कर देता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है, और उसकी वजह से अंदर का जो भी कमरा होता है, ठीक है, वो क्या बना रहता है, गर्म बना रहता है. सो देखते हैं, आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड व्हाइट, जैसे क्वेश्चन पूछा गया ऐसा ही आंसर बनाएंगे. आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड व्हाइट, जो भी आउटर वॉल्स होते हैं हाउस के, उसको व्हाइट कलर से पेंट किया जाता है, बिकॉज व्हाइट कलर इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ सोलार रेडिएशन, क्योंकि जो व्हाइट कलर होता है वो सोलार रेडिएशन का बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है. इट रिफ्लेक्ट्स मोर सनलाइट, ये ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है. एंड कीप्स द रूम कूल, और इस तरीके से वो कमरा जो होता है वो ठंडा बना रहता है, क्योंकि जहां पे ऑलरेडी हॉट क्लाइमेट है ना, तो वहां पे तो यूं भी ज्यादा गर्मी लगती है. और अगर मान लो व्हाइट कलर के बजाय आप किसी डार्क कलर से उसको पेंट कर दिए होते, तो वो एब्जॉर्ब करने लगता सोलर रेडिएशन को, और गर्मी और ज्यादा बढ़ाता, रूम के अंदर और ज्यादा गर्मी लगती. तो इसीलिए हॉट क्लाइमेट में जनरली क्या होता है ना, जितने भी आउटर वॉल्स होते हैं या बाहर की जो दीवार होती है, ठीक है, इट शुड बी पेंटेड विद द व्हाइट कलर, उसको व्हाइट कलर से पेंट कर दिया जाता है. तो रीजन एकदम सेम था. व्हाइट कलर इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन का अच्छा रिफ्लेक्टर होता है. इट रिफ्लेक्ट्स मोर सनलाइट, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है. एंड कीप्स द रूम कूल फ्रॉम इनसाइड, और ये रूम को अंदर से क्या रखता है, ठंडा रखता है. ठीक है. सो द वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड व्हाइट, और इसलिए वॉल्स जो होती हैं दीवारें, उसको व्हाइट कलर से पेंट किया जाना चाहिए या किया जाता है. सो टिल हियर वी आर गोइंग टू फिनिश आवर लेक्चर, एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर related this chapter number 4 heat. After that we will start chapter number 5 acid and bases. Till then all the best. Thank you so much.